हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर पॉइंट। आज हम लोग क्लास 12 लेसन 2 बायो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम लोग उन पौधों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें पुष्प होते हैं। पौधों में लैंगिक अंग पुष्प होता है। तो आज देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रायः पुष्प में 4 चक्र होते हैं, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये हो गया फ्लावर, उसमें 4 चक्र, 1 2 3 और ये 4। सबसे जो नीचे होते हैं फ्लावर में देखे होंगे, जो हरे रंग का पत्ती के समान होता है, उसे कहते हैं वाह्य दल पुंज। वाह्य दल पुंज, जिसको कैलिक्स कहते हैं। इसी के जस्ट ऊपर जो दूसरा चक्र होता है उसे कहते हैं दल पुंज, कोरोला। ये हो गया तीसरा चक्र जो इस तरह से दिख रहा है, इसे कहेंगे जायांग। गाइनोसियम। और ये जो चौथा चक्र है, ये जो इस तरह जो दिख रहा है, इसे कहेंगे पुमंग। ये साइड लिख देते हैं। एंड्रोसियम। पुष्प में 4 चक्र, कौन कौन? वाह्य दल पुंज, जायांग और पुमंग। वाह्य दल पुंज, ये जो सबसे पहले जैसे चाइना रोज उड़हुड़ का जो फ्लावर होता है उस तरह से देखे होंगे, जो सबसे नीचे जो हरे रंग का जो संरचना होता है पत्तक जैसा, उसे को क्या कह रहे हैं? वाह्य दल पुंज। उन संपूर्ण संरचना को कहते हैं क्या? वाह्य दल पुंज। लेकिन केवल एक पत्ती को अलग करके एक पत्ती का बात करें तो उसे कहेंगे वाह्य दल। क्या कहेंगे? वाह्य दल, जिसको इंग्लिश में सेपल कहते हैं। उसी तरह उसी फ्लावर में जो कलर फुल पार्ट जो होता है, उसी में संपूर्ण संरचना को कहते हैं दल पुंज। लेकिन किसी एक का बात करेंगे तो उसे कहेंगे दल, पेटल। ये दोनों जो चक्र होते हैं, ये लैंगिक जनन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये केवल सहायता करते हैं। इसलिए ये दोनों को सहायक चक्र कहते हैं। सहायक चक्र। कौन कौन हो गया? वाह्य दल पुंज और दल पुंज। वाह्य दल पुंज और दल पुंज, ठीक है। अब ये 2 चक्र हो गए और ये जो 2 बचा, जायांग और पुमंग, ये दोनों आवश्यक चक्र हो गए। ये दोनों डायरेक्टली लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसे आवश्यक चक्र कहेंगे। क्या? आवश्यक चक्र। कौन कौन? जायांग और पुमंग। अब देखते हैं जायांग में। जायांग जो हो गया, ये वाला इस तरह जो संरचना दिख रहा है, इसमें बहुत सारे इस तरह से होते हैं। इसके अंदर ये हो गया बीजांड, ये संपूर्ण संरचना को क्या कह रहे हैं? जायांग। लेकिन किसी एक का बात करेंगे तो उसे कहेंगे स्त्री केसर। स्त्री केसर, जिसे पिस्टिल भी कहते हैं। पिस्टिल। उसी तरह से ये और ये सारे को क्या बोल रहे हैं? पुमंग। लेकिन किसी एक का बात करेंगे तो उसे कहेंगे पुंकेसर। पुंकेसर। स्टैमेन। ये देखिए 4 चक्र हो गए।
कौन कौन? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग और पुमंग। बाह्य दलपुंज, जैसे अभी हम लोग बोले कि फ्लावर का जो पार्ट्स लेंगे, जो सबसे निचला भाग जो होता है हरे रंग का, उस संपूर्ण संरचना को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। लेकिन एक का बात करेंगे तो इसे कहेंगे बाह्य दल। इसी के जस्ट जो ऊपर होता है रंगीन भाग, उसी संपूर्ण संरचना को जो रेड कलर का होता है उड़हुड़ में, उस सारे को क्या कहेंगे? दलपुंज। लेकिन किसी एक का बात करेंगे तो उसको कहेंगे दल। ये दोनों जो होते हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इसे सहायक चक्र कहते हैं। और पुमंग और जायांग वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसे आवश्यक चक्र कहते हैं, पुमंग और जायांग। तो इस पे फोकस करते हैं। जायांग, ये जो हो गया जायांग, स्त्री केसर। केवल एक का बात करें तो जो सबसे ऊपर जो इस तरह का दिख रहा है संरचना, इसे कहेंगे स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। और ये जो नलिका संरचना दिख रहा है, इसे कहेंगे स्टाइल, वर्तिकी। और ये संरचना, इसे अंडाशय। ओवरी। उसी तरह पुमंग में देख रहे हैं, इसको भी दो भागों में बांट रहे हैं। ये जो हो गया, इसे परागकोश, एंथर। और ये जो नलिका जो संरचना दिख रहा है, इसे कहेंगे पुतंतु, फिलामेंट। यहां पे लिख देते हैं। चूंकि ये दोनों डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन? पुमंग और जायांग। जायांग को कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? स्त्री केसर को 3 भागों में, वर्तिकाग्र, वर्तिकी और अंडाशय। और जो पुमंग जो हो गया, वो एक को क्या कह रहा है? पुंकेसर। पुंकेसर को कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? परागकोश और पुतंतु। यहाँ पे देख लीजिए, पुमंग को 2 भागों में, पुमंग के 2 भाग। कौन कौन? परागकोश, दूसरा हो गया पुतंतु। उसी तरह से जायांग के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? वर्तिकाग्र, वर्तिकी और अंडाशय। ठीक है, ये हो गया संपूर्ण संरचना। इस फिगर को पहले याद कर लेंगे। अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। ये जो हो गया जायांग, इसके अंदर जो होता है अंडाशय, ये जो दिख रहा है, इसी को कहते हैं बीजांड, ओव्यूल, बीजांड, इसको ओव्यूल कहते हैं। इसी में मादा युग्मक होते हैं, अंड कोशिका। इस तरह से इसमें चूंकि मादा कोशिका मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम मादा भाग कहेंगे। किसे? जायांग को। और ये जो दिख रहा है परागकोश, इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। किसमें? पुंकेसर में, इसलिए इसे नर भाग कहेंगे। पुमंग को नर भाग। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ से फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। पहले तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़ रहे हैं? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जनन क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का फ्यूजन, तब जाकर क्या बनता है? युग्मनज। यही धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण, फिर भ्रूण से एक नए संतान का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या हो गया? मादा युग्मक। और ये इसमें क्या हो गया? नर युग्मक। ये किसी माध्यम के द्वारा, यहाँ से कह सकते हैं कि जब ये पुष्प जो होगा परिपक्व होगा, तो यहाँ से ये स्फुटन होगा इसका, और यहाँ से जो होंगे नर युग्मक यहाँ वर्तिकाग्र पे पहुँच जाएंगे। जैसे ही ये वर्तिकाग्र पे पहुँचते हैं तो यहाँ से अंकुरन होना शुरू होता है और एक नलिका संरचना बन जाता है। और ये यहाँ से चले जाते हैं कहाँ? बीजांड में। और यहाँ होती है पहले से क्या? मादा कोशिका, मादा युग्मक, और यहाँ से क्या मिला? नर युग्मक। तो फिर ये दोनों क्या हो गया? फर्टिलाइज कर गया और युग्मनज का निर्माण हो गया। यही जो फिर धीरे धीरे भ्रूण बनेगा, और यही जो भ्रूण होता है पुष्प में सुरक्षित हो जाते हैं। पुष्प में इसका ये सुरक्षित हो जाते हैं बीज के रूप में, और वही बीज से फिर नया प्लांट्स का निर्माण होता है।
आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है। अब जो सहायक चक्र थे कौन कौन, वाह्य दलपुंज और दलपुंज। आवश्यक चक्र थे पुमंग और जायंग। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुमंग को देखते हैं। पुमंग, एंड्रोसियम, एक को बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, पुंकेसर, इसे स्टैमिन कहते हैं। यहाँ पे बना रहे हैं। हाँ, ये हो गया क्या, पुंकेसर। इसको दो भागों में, ये क्या हो गया, परागकोश, जिसे एंथर कहते हैं, और ये पुतंतु, इसको फिलामेंट। ठीक, इसमें जो होता है परागकोश में ही ये, इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। इस तरह से अब देखते हैं इसके अंदर किस तरह से होता है। अगर इसको हम इस तरह से बीच से कट कर दे तो देखते हैं किस तरह से दिखता है। ये कुछ दिखेगा इस तरह से। इसको कट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से हम ऐसे ही बनाए हैं। ये यही वाला कट कर दिए हैं। और ये देखिए, प्रत्येक परागकोश में दो पाली होते हैं। कितने पाली, दो पाली। प्रत्येक परागकोश में दो पाली होते हैं। और एक और एक ये दो, और प्रत्येक पाली में दो चैम्बर होते हैं। मतलब दो पाली में कितने चैम्बर, चार चैम्बर, 1 2 3 4। और इसी चैम्बर्स को कहते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। इसी लघु बीजाणुधानी में ही लघु बीजाणु यानी पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, इसको अब देखते हैं किस तरह से होता है। समझ में आया क्या बोले हम कि पुंकेसर कितने भाग, दो भाग, परागकोश और पुतंतु। परागकोश में नर युग्मक का निर्माण होता है। प्रत्येक परागकोश में कितने पाली, दो पाली। एक पाली में दो चैम्बर, और दो पाली में कितने चैम्बर, चार चैम्बर। इन्हीं चैम्बर्स को क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। तो अब देखिएगा कुछ इस तरह से। हम अब इसी को जूम करके बड़ा करके थोड़ा देखते हैं कि ये लघु बीजाणुधानी किस तरह से होता है। तो अब एक चीज और, लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का निर्माण मतलब लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया किसमें होता है, लघु बीजाणुधानी में। तो अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। इसको इरेज करते हैं। तो देखते हैं लघु बीजाणु जनन मतलब लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। लघु बीजाणु जनन, देखिए इसी वर्ड में लगा हुआ है जनन। जिस वर्ड में जनन लगा रहे मतलब उस चीज का वो क्या हो रहा है, निर्माण कर रहा है। लघु बीजाणु जनन मतलब लघु बीजाणु का निर्माण। अब देखते हैं, देखिए कुछ इस तरह से भी हम बनाए थे जो फिगर। यही वाला पार्ट को यहाँ पे थोड़ा बड़ा में दिखा रहे हैं। ये कुछ इस तरह से ये हो गए क्या, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणुधानी, इसी में क्या होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जिसमें से एक होती है हाइपोडर्मल सेल, अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय
कोशिका, जिसको कहते हैं हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल। अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका ही ये देखिए इस तरह से, यही अधोस्तरीय कोशिका विकसित होकर बनाती है प्रप्रसु कोशिका। इस तरह से क्या बनाती है? विकसित होकर, विकसित प्रप्रसु कोशिका। जैसे एर्कोपोरियल सेल कहते हैं, ठीक है। लघु बीजाणुधानी में सबसे पहले कौन सी कोशिका? अधोस्तरीय कोशिका, फिर वही विकसित होकर प्रप्रसु कोशिका का निर्माण करती है। यही प्रप्रसु कोशिका जो होती है समसूत्री विभाजन करके दो कोशिका बनाती है। एक को कहेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरे को कहेंगे प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका। ये जो होती है समसूत्री विभाजन करके दो कोशिका, पहला कौन सा? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरा को कहेंगे प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका। इंग्लिश में से कहेंगे सेल। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन सा कोशिका? अधोस्तरीय कोशिका, वही विकसित होकर प्रप्रसु कोशिका का निर्माण किया। यही प्रप्रसु कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो कोशिका निर्माण करती है, जिसके पहला कहेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरा हो गया प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका। ये जो पहला कोशिका है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ये कोशिका लगातार विभाजन होकर बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। कह सकते हैं कि कोशिकाओं का समूह बना लेती है, और वही कोशिकाओं के समूह धीरे धीरे अरेंजमेंट हो जाते हैं और स्तर बना लेते हैं। देखते हैं कुछ इस तरह से। ये जो हो गया पहला प्राथमिक भित्तीय कोशिका। हाँ, पहला जो था प्राथमिक भित्तीय कोशिका बहुत सारे क्या होते हैं कोशिका का निर्माण कर लेती है, और वही कोशिका कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर लेती है, 3 स्तर बनाती है। पहले देख लेते हैं स्तरों में विभाजन। स्तरों में विभाजन कौन कौन? पहला हो गया बाह्य स्तर, बाह्य स्तर। दूसरा हो गया मध्य स्तर, और तीसरे को कहेंगे टैपिटम। वह मध्य स्तर जो होती है करीब 1 से 3 स्तर होती है। देखते कुछ इस तरह से। ये हो गया बाह्य स्तर, ये हो गया बाह्य स्तर। फिर जो अगला होगा वो होगा मध्य स्तर, जो करीब कितना 1 से 3 लेयर, और जो सबसे अंदर ये हो गया मध्य स्तर यहाँ से, और जो सबसे अंदर का हो गया इसको कहेंगे टैपिटम। ये देखिए 3 स्तर का फॉर्मेशन हो गया। सबसे पहले कौन सा? प्राथमिक भित्तीय कोशिका लगातार विभाजन होकर बहुत सारे कोशिकाओं का समूह बना लिया, और वही कोशिकाओं का जो समूह हो गया एक अरेंजमेंट बन गया, और 3 स्तर में विभाजन हो गया, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टैपिटम। ये जो हो गया बाह्य स्तर, मध्य स्तर, और इसे क्या कहेंगे? टैपिटम। बाह्य स्तर जो है ये प्रोटेक्ट करता है संपूर्ण संरचना को, मध्य स्तर वो पोषण प्रदान करता है, और जो सबसे अंदर वाले जो हो गए टैपिटम, टैपिटम भी क्या करता है? इसमें क्या बन रहा है? नरयुग्मक परागकणों, विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करता है। कौन? टैपिटम। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैपिटम का कार्य क्या है, तो ये बोलेंगे कि विकसित हो रहे परागकणों का पोषण प्रदान करना, वो किसका कार्य है? टैपिटम का। क्लियर है? अब दूसरा कौन सा कोशिका बचा था? प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका ये जो है यहाँ से प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका, ये सबसे पहले समसूत्री विभाजन करके एक कोशिका बनाती है, समसूत्री विभाजन करती है। पहले बतला दे समसूत्री, ये हो गया इस तरह से, इसको कहेंगे समसूत्री विभाजन, और ये 1 से 4 जो बनाएगी इसको कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। ये जो समसूत्री विभाजन करके बनाएगी पराग मात्र कोशिका, या कह सकते हैं पराग मात्र कोशिका। हाँ, तो यहाँ से परागकणों का निर्माण हो गया।
देखते हैं लघु बीजाणु, शुरू से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा आया था, यहाँ से लिए थे परागकोश। परागकोश उसमें कितने थे, 4 लघु बीजाणुधानी। उसी को यहाँ पर से एक ये वाला पार्ट को लिए थे ऐसे, ठीक है। इसी लघु बीजाणुधानी में बहुत सारे कोशिकाएं होती है, जिसमें एक होती है अधोस्तरीय कोशिका, हैपोडर्मल सेल। वही विकसित होकर निर्माण करती है प्रप्रसु कोशिका का। किसका, प्रप्रसु कोशिका का। प्रप्रसु कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिका बनाती है, जिसे पहला को क्या कहेंगे, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरा हो गया प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होता है लगातार विभाजन होकर कोशिकाओं का समूह बना लेता है, बहुत सारे कोशिकाएं बना लेती है। फिर वही कोशिकाएं एक अरेंजमेंट्स बना लेती है और 3 स्तर में विभाजन हो जाता है। कौन कौन, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टैपिटम। बाह्य स्तर इसको पूरा प्रोटेक्ट करता है, मध्य स्तर ये जल्दी नष्ट हो जाते हैं और पोषण प्रदान करते हैं, और जो सबसे अंदर जो होता है टैपिटम, इसका कार्य होता है विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करना। अब दूसरा क्या बचा, प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका सबसे पहले समसूत्री विभाजन करके पराग मात्र लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण करती है। फिर पराग मात्र लघु बीजाणु कोशिका जो है यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बहुत परागकणों का निर्माण करती है। फिर वैसे ही अर्धसूत्री से बहुत सारे परागकणों का निर्माण हो जाता है। तो कह सकते हैं इसको डेफिनेशन इस तरह से, लघु बीजाणु जनन पराग मात्र कोशिकाओं से परागकणों के निर्माण को क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणुओं का निर्माण को ही क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। अब देखते हैं, अब लघु बीजाणुओं का निर्माण हो गया परागकणों का। अब देखते हैं कि परागकण का पहले संरचना देख लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं परागकण की संरचना। ये कुछ इस तरह से होता है जिसके द्वारा पराग नलिका निकलती है, इसे कहेंगे जनन छिद्र। जनन छिद्र, जर्मपोर। और ये हो गए केंद्रक, ठीक है। बाह्यचोल जो होता है ये बना होता है स्पोरोपोलोलिन का, स्पोरोपोलेनिन। ये प्रतिरोधक क्षमता वाले पदार्थ होते हैं जिसका कभी जैविक अपघटन नहीं होता, जिसका कभी जैविक अपघटन नहीं होता। जैविक अपघटन का मतलब होता है ये कभी नष्ट नहीं होते। और जो अंतःचोल बने होते हैं पेक्टोसेल्यूलोज का, पेक्टोसेल्यूलोज का। और ये हो गया केंद्रक। बाह्यचोल पर क्या होता है, ये जनन छिद्र, ठीक है। स्फुटन से पहले यहाँ पे परागकोश, इसी का स्फुटन से पहले जो परागकण होंगे उसका जो केंद्रक होता है, स्फुटन से पहले विभाजन हो जाता है इस तरह से, एक छोटे और एक बड़े साइज का। इसको कहेंगे वर्धी केंद्रक, वर्धी केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और इसे कहेंगे जनन केंद्रक, जनन केंद्रक, जनरेटिव न्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से जैसे ये वाला जो जनन छिद्र का देखते क्या रोल है, जब ये यहाँ पे इस तरह से, जब ये स्फुटन से जैसे ही ये परागकण बाहर आएंगे, यहाँ वर्तिकाग्र में पहुँचेंगे, तो यहाँ से बतलाया था कि यहाँ से पॉलन ट्यूब जो पराग नलिका निकलती है इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा निकलती है और यहाँ पे मादा युग्मक से संलयित होती है। इसमें जब जैसे ही आएंगे तो इसमें जो होंगे 2 नर युग्मक का निर्माण कर लेंगे। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। एक जो होती है मादा युग्मक से फ्यूज होती है और दूसरा किसके साथ होती है वो आगे देखेंगे, ठीक है। आज का इतना ही रहने देते हैं, एक बार शुरू से देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखे थे, पुष्प की संरचना। प्रत्येक पुष्प के 4 चक्र होते हैं।
वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। वाह्य दलपुंज, वाह्य दलों का समूह को क्या कहते हैं? वाह्य दल पुंज, जो हरे रंग के पत्ती के संरचना होती है। जो रंगीन भाग होता है उसको क्या कहेंगे? दलपुंज। और एक को क्या कहेंगे? दल, मतलब कह सकते हैं दलों के समूह को दलपुंज। तीसरा जो चक्र होता है पुमंग, पुमंग जो नर भाग होते हैं इस, और ये पुमंग जो होता है पुंकेसर के समूह होते हैं। अब पुंकेसर को कितने भाग में बांटे थे? 2 भाग में। कौन कौन? परागकोश और पुतंतु, एंथर और फिलामेंट। फिर अगला जो हो गया जायांग, जायांग को कितने जायांग जिसको एक को क्या कहेंगे? स्त्री केसर, स्त्री केसर को कितने भागों में? 3 भागों में, वर्तिकाग्र, वर्तिकी और अंडाशय। ठीक है, इसे ही मादा भाग कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे थे? पुमंग, पुंकेसर को देखे थे, उसको इस तरह से परागकोश को कट करके देखे थे। उसमें कितने परागकोश में 2 पाली होते हैं और प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर, मतलब कुल 4 चैम्बर। कह सकते हैं कि परागकोश में कुल 4 चैम्बर होते हैं और उन्हीं चैम्बर्स को कहते हैं लघु बीजाणु धानी। इन्हीं लघु बीजाणु धानी में बहुत सारे ये परागकणों का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी मतलब फिर लघु बीजाणु जनन देखे थे। लघु बीजाणु जनन मतलब लघु बीजाणुओं का निर्माण। लघु बीजाणुधानी में सबसे पहले आए थे कौन? अधोस्तरीय कोशिका, हैपोडर्मल सेल। वही विकसित होकर कौन सी कोशिका निर्माण की थी? प्रप्रसु कोशिका। प्रप्रसु कोशिका समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिका का निर्माण की थी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका लगातार विभाजन होकर बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है और 3 स्तर बना लेती है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टैपिटम। टैपिटम का कार्य क्या था? विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना। फिर जो बचा कौन था? प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका पहले समसूत्री विभाजन करके बनाती है लघु बीजाणु मातृकोशिका। फिर वही लघु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बहुत सारे परागकणों का निर्माण करती है। तो लघु बीजाणु जनन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लघु बीजाणु मातृकोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। फिर परागकण का संरचना देखे थे, चोल और वाह्यचोल। वाह्यचोल किस चीज का बना होता है? स्पोरोपोलेलिन का, और अंतःचोल पेक्टोसेल्यूलोज का। इसमें जो केंद्रक होंगे और स्फुटन से पहले, ठीक स्फुटन से पहले उसके जो केंद्रक हो जाते हैं विभाजन हो जाते हैं, एक छोटा बनाएंगे और एक बड़ा। छोटे वाले को जनन केंद्रक और इसको वर्धी केंद्रक कहते हैं। फिर मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि 2 नर युग्मक का निर्माण करते हैं। फिर एक जो होते हैं यहाँ पे मादा युग्मक के साथ फ्यूजन करके जायगोट बनाएगा और दूसरा देखते हैं आगे। ठीक है, तो आज का इतना ही रहने देते हैं। और भी ऐसे वीडियो आपके पास जरूर पहुँचे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।